डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी। पुस्तक का नाम है कृतिका, दूसरा पाठ मेरे संग की औरतें। इसमें हमने अब तक देखा कि लेखिका अपनी नानी के बारे में, फिर अपनी माँ के बारे में, फिर अपनी दादी के बारे में बताती हैं और विभिन्न प्रकार की बातें बताने के साथ ही साथ उन्होंने दादी और चोर वाला एक किस्सा भी हमें सुनाया। बाद में उन्होंने बताया कि लेखिका स्वयं और उनकी 3 बहनें और उनका एक भाई ये सभी लेखन कार्य में चले जाते हैं, अर्थात वो लेखक बन जाते हैं। और भी कई तरह की छोटी छोटी बातें उन्होंने अपनी दादी, नानी और माँ के बारे में बताई थी। अब से वो अपने स्वयं के और अपनी बहनों के बारे में बताएंगे आज के पाठ में। तो हम बढ़ते हैं आगे पेज नंबर 9 पर, जहाँ से हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ये हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 9। यस, लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आज हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। देखिएगा, शुरू की 3 लाइन में दोबारा से पढ़ के बता देता हूँ। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। अर्थात जिस प्रकार से नानी, दादी और माँ तीनों ने परंपरा को नहीं निभाया और लीक से हटकर अर्थात दूसरों से अलग कार्य किया। आपको पता ही है नानी ने तो क्या कार्य किया, स्वयं पर्दे में रही, लेकिन एक दिन अंत समय आया तो बुला के बाहर के व्यक्ति को उससे बातें करी और ये कहा कि मेरी बेटी का विवाह जो है आज़ादी के सिपाही से होना चाहिए। माँ ने लीक से हट करके ये कार्य किया कि वो घर में बहू होती थी, घर में बहू थी, फिर भी उसने एक भी कार्य बहू के जैसा नहीं किया। न तो बच्चों को पाला, न घर के कार्य किए, न रसोई के कार्य किए। और दादी जो सबसे अलग निकली, उन्होंने, आमतौर पर लोग भगवान से मांगते हैं कि मेरे पोता हो, पोता हो, उन्होंने भगवान से मांगा कि मेरे पोती हो। तो इस प्रकार से सभी लीक से हट करके थी। और जब इनकी ये बहनें और लेखिका आदि हुई तो ये भी लीक से ही हट करके चलने लगी और इन सब ने लेखन का कार्य स्वीकार कर लिया। तो आगे देखते हैं हम लोग। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी और उनका घर का नाम था रानी और बाहर का नाम था मंजुल। लेखिका अवतार हुआ, अर्थात वो लिखने लगी और जब लेखिका बन गई तो नाम उनके जो था उनका प्रचारित हुआ, वो था मंजुल भगत। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसीलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बन गई। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा और बाहर का नाम मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। नारीवाद क्या होता है भाई? महिलाओं के बारे में बातें बढ़ा चढ़ा करके कहना, महिलाओं के विकास की बात करना, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करना, इसे नारीवाद कहेंगे। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था, अर्थात उसी नारीवाद के चक्कर में लड़कियों ने, औरतों ने शादी के बाद में अपना नाम बदलना छोड़ दिया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घरगुस्सू क्यों हो? पोंगापंथी अर्थात पुरानी परंपराओं को झेलने वाली, और घरगुस्सू मतलब घर के ही अंदर रहने वाली। तो मन्नू भंडारी ने शादी के बाद भी अपना नाम, अपना सरनेम चेंज नहीं किया था, तो इसीलिए इनसे कहा जाता था कि आप, जैसे उन्होंने अपना नाम नहीं बदला, आप क्यों अपना नाम बदल रही हैं? नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था और अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होता है मैंने नहीं देखा। अर्थात शादी के बाद नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए हमने नाम नहीं बदला, ऐसा लेखिका कह रही। पूछने को तो पिताजी से लोग ये भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के 2-2 नाम रख दिए। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा। वह नहीं लिखती थी। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। खैर, उसके बाद जब 4थी 5वीं बेटियां हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक ही नाम रखा, उनके 2-2 नाम नहीं रखे। तो एक का नाम रखा रेणु और एक का नाम रखा अचला। 5 बहनों के बाद, तो देखा आपने, कुल मिला के 5 बहनें हो गई। उन 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। और मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रह गईं। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे, अर्थात सबसे बड़ी वाली, फिर उसके बाद वाली और उसके बाद वाली, तीनों ने लिखना शुरू रखा। और फिर उनके बाद जो 2 बहनें हुई उन्होंने लिखना नहीं जारी रखा और लास्ट में जो भाई हुआ उसने फिर से लिखना शुरू कर दिया। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है। अर्थात बाकी बहनें जो है वो हिंदी में लिखती थी, हिंदी की लेखिकाएँ थी, और इनकी जो एक बहन है अचला वो अंग्रेजी में लिखती है। पर राजीव फिर से हिंदी में आ गया।
इनका जो भाई है वो फिर से हिंदी में लिखने लगा। हम 4 लिखते हैं और तमाम ख़ानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हज़म करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। अर्थात ये जो फैक्ट था कि मेरे ससुराल में कोई भी मेरी लिखी हुई चीज़ों को नहीं पढ़ता है, ये बात मुझे हज़म नहीं हुई, ये मुझे सहन नहीं हुई, ये मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि लोग मेरी लिखी हुई को नहीं पढ़ते। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। बाद में लेखकों को लगा कि अच्छा ये नहीं पढ़ते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हुए। देखो, कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता, क्योंकि यदि घर के लोग भी पढ़ने लगते तो वो कुछ कमियां होती तो ढूंढ ढूंढ के बताते कि देखो इसमें ये कमी है, इसका ये कमी है, तो वो जो आलोचना होती उससे मैं बच गई। खैर, मैं अपनी नहीं, उन देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। तो अब लेखिका जो है वो अपनी उन 2 बहनों के बारे में बात करेंगी जो लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। अर्थात उनको थोड़ा ज़्यादा आराम चाहिए, क्योंकि उनको घर के काम भी करने होते हैं, बाद में अपना लिखने का काम भी करना होता है। जैसे कि मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। अर्थात जो लेखिकाएँ हैं वो उनको समय कम रहता है, उनको लिखना भी पड़ता है, इसलिए दम घुटने वाली बात नहीं बोलनी है कि मेरा दम घुट रहा है, मेरे ये, अरे भैया दम घुटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सांस ज़्यादा चाहिए, आप ज़्यादा काम करते हो इसलिए। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने 1.25 शेर। 4थे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से ले जाती तो रेणु उसमें पीछे बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि तू थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना। सामंतशाही का प्रतीक था जो शायद था। अर्थात वो कहती थी कि मैं गाड़ी में पीछे नहीं बैठूंगी, मैं तो आगे बैठूंगी, और नहीं तो गाड़ी में बैठूंगी ही नहीं। पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ भी था, अर्थात पिताजी उससे विशेष प्रेम करते थे। और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी भी, अर्थात रसोइये को जल्दी फारिग करना मतलब रवाना करना कि भाई ठीक है जल्दी से खाना खिलाओ और जाओ। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुड़ते बुनते जब देख के चला गाड़ी में बैठी चली आ रही और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा खरामा अर्थात पैदल पैदल चली आ रही। अर्थात पिताजी देखते कि एक लड़की गाड़ी में बैठ के आ रही है और दूसरी गाड़ी में बैठी ही नहीं है, तो उनको अच्छा लगता कि ये कैसी लड़की है। और वो आपको पता ही है गाड़ी में क्यों नहीं बैठती थी कि भैया गाड़ी में बैठ के आना सामंतशाही है, अर्थात राजाओं के जैसे फालतू के शानो शौकत है और वो दिखावा नहीं करना चाहती थी। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उनके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। जनरल थिमैया एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनको पत्र लिखा और उनका चित्र इसने मंगवा लिया। खाली ऐसे ही चुनौती लगी, एक शर्त लगी, उसके आधार पर जब पड़ोस के लोगों ने देखा कि ओहो भैया इसके लिए तो जनरल थिमैया ने अपना चित्र भेजा है, तो उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया, लोग उसका सम्मान करने लगे। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था, उसको परीक्षा देना अच्छा नहीं लगता था। स्कूल से तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने, बीए बैचलर ऑफ एजुकेशन, ग्रेजुएशन जो होती है उसको बोलते हैं, बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई, बोली कि मुझे नहीं देना, पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है तो मैं बीए करूंगी, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए, माँ ने भी कहा, पिताजी ने भी कहा, लेकिन किसी की बात नहीं मानी। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है, और क्या कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, करो बीए। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर ही लाई वो। सच बोलने में वो माँ से भी 2 कदम आगे थी। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वो लोगों को हंसाए रख लेती थी। आज भी कोई उसे इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो रोज़ नहाती हूँ। तो ये उसने सच बोला और लोग इसमें हंस लेते हैं। आगे देखिएगा, 3रे नंबर पर है चित्र। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके जो शागिर्द थे, उसके जो शिष्य थे जिनको वो पढ़ाती थी, उनके ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल ये थी कि हमारे बाप माँ भी नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, मतलब उसको पता ही नहीं था कि ये लड़की ने ऐसे कह दिया कि मैं इससे शादी करूँगी। पर उसका कहना था कि वह जो सोच लेती है करके रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई।
आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में उसे बतला दिया था कि मैं सोच लेती हूँ वो होकर रहता है, तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में हथियार डाल दिए। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं लेखिका की 2 बहनों के बारे में। इससे आगे जो लेखिका की और दूसरी बहनें हैं उनके बारे में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।